गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बिल्कुल टकाटक चकाचक चल रही होगी बीपीएससी एईडीओ की। तो पीवाईक्यू बैच, पीवाईक्यू सेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस समझिए, उसमें आपका स्वागत है। 67th बीपीएससी के हम लोग साइंस के 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे। आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर फाइंड्स हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, दिस इम्प्लाइज दैट द मिरर इज। मतलब कोई भी आदमी खड़ा है, वो अपना जो इमेज है उसका नॉर्मली से लार्जर है। ठीक है, तो कौन सा मिरर हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर की क्या है? रियल इमेज देता है, वर्चुअल इमेज देता है, मैग्नीफाइड देता है। ऑप्शन में आपके प्लेन मिरर है। अगर प्लेन मिरर किस टाइप का इमेज देता है तो वर्चुअल इमेज देता है। ठीक है, और कैसा देता है तो इरेक्ट देता है और इक्वल इन साइज देता है। फिर आपसे पूछता है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, तो ये हमेशा इरेक्ट देता है और वर्चुअल इमेज देता है। तो यहीं पे आपको फंस गए, तो आंसर हो जाता कनकेव मिरर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर इसमें से, इसी क्वेश्चन में से और आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं उसमें कौन सा मिरर, तो कनकेव मिरर। ठीक है, फिर अगर आपको मैग्नीफाइंग लेंस लेना है, मैग्नीफाइंग टाइप, तो उसमें कॉन्वेक्स यूज़ कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर इज़ नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर इज़ नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कनकेव, कन्वेक्स, ये सब चीज़ हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अगला, ए फैन प्रोड्यूसेज ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर बिकॉज। ठीक है, वो होता क्या, तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो पसीना है ना उसको सुखा देता है, इसीलिए ये जो है फीलिंग ऑफ कंफर्ट देता है। तो इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो देखिए, स्वेटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो स्वेटिंग होता क्यों है? स्वेटिंग होता है स्वेट ग्लैंड्स के कारण, जो कि अपने स्किन के अंदर पाए जाते हैं। ए फैन प्रोवाइड्स कंफर्ट इन द हॉट वेदर एज आवर स्वेट इवेपोरेट्स फास्टर। जैसे ही पसीना आपके सूखने लग जाएंगे तो आपको ठंड की अनुभूति होगी। जैसे याद रखिए कि आप कहीं गर्मी से हैं, एसी की तरफ जाते हैं, एसी वाले रूम में घुसे, ट्रेन में गए, तो अचानक से बहुत ज़बरदस्त फील आता है और धीरे धीरे करके पसीना सूखने लगता है। तो जैसे ही वो पसीना सूखता है, इसीलिए हमें ठंड की अनुभूति होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवर परसिपिरेशन इवापोरेट्स रैपिडली। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बार बार चिक चिक के, चिल्ला चिल्ला के, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो डेविएट हो जाती है। अब आपको इसमें ये बताना है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवार्ड्स नॉर्मल, या फिर रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवार्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना है, बताना है आपको। ठीक है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, नहीं तो ज़िंदगी ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, अगला, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बम किस पर बेस है? तो आपको पता है, हाइड्रोजन बम आपसे पूछ के तो बताएगा नहीं कि भाई फटूं मालिक 10 बजे फटूं कि 8 बजे फटूं। तो अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, याद रखिएगा। फूड गेट कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज। तो देखिए, प्रेशर कुकर किस प्रिंसिपल पर पहली बात तो वर्क करता है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फूड गेट कुक्ड फास्टर इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज 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 ड्यू टू द हाई प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेज एंड इट बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर। समझ में आया? यही चीज़ बोल रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। ठीक है, देख लीजिए, हाई टेम्परेचर ड्यू टू 5 का बी। समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। छठा, ये हम लोगों ने कर लिया था पीवाईक्यू। देखिए एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है, तो सिंपल है। दरवाज़ा खोल देंगे, पीछे के कंप्रेसर को बहुत भार पड़ेगा तो टेम्परेचर जो है रूम का वो राइज होने लग जाएगा। 7, ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रिम व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट्स। मतलब एक पीस ऑफ आइस जो है वो बीकर में रख दिया है, पानी भरा हुआ है, तो जब आइस मेल्ट करेगा तो लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो याद रखना है, वाटर लेवल बिल्कुल चेंज नहीं होगा। वाटर लेवल बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ आइस जो है डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है, तो इसीलिए वो फ्लोट कर रहा है पानी में, पहला चीज़। दूसरी चीज़,
इस दौरान वो डिस्प्लेस कर चुका है उतना वाटर जितना उसका वजन है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वापस से सुनिएगा, डेंसिटी ऑफ आइस कम है डेंसिटी ऑफ वाटर से, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है। इसी दौरान वो पानी को डिस्प्लेस कर चुका है जितना उसका वेट है, तो मेल्ट करने के बाद उसका वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम हो जाएगा जितना डिस्प्लेस किया है, इसीलिए वाटर लेवल रिमेन सेम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। 99% लोग ये बोल के आएंगे कि उसको बाहर कर देगा, चेंज कर देगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि पहले ही उतना जगह ले चुका है जितना उसका वेट है और उतना डिस्प्लेस कर चुका है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? द वाटर लेवल विल नॉट राइज। क्वेश्चन नंबर 8, नापने का। तो वोल्ट मीटर किसको नापता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। अमीटर किसको नापता है? इलेक्ट्रिक करंट को। पोटेंशियोमीटर किसको नापता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। गैल्वेनोमीटर किसको नापता है? गलत दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट को। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का 4 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है? इफ़ ए फेदर, रबर बॉल एंड वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्रीली। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर लिया ना, फ्री फॉलिंग, फ्री फॉल, फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल। ठीक है, तो बोल रहा है तो साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन द वैक्यूम। कहाँ पे? वैक्यूम से। ओहो हो, वैक्यूम से, वैक्यूम से। याद रखिएगा, फ्री फॉल, वैक्यूम, दो वर्ड यूज किया। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फ्री फॉल होता क्या। तो फ्री फॉल ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ओनली फोर्स जो एक्ट करेगा वो खाली बस ग्रेविटी करेगा। ठीक है, तो टाइम जो लगेगा सबको आने में वो किस पे डिपेंड करता है? जी पे। ऊपर से जो नीचे आता है वो किस पे डिपेंड करता है? जी पे। लेकिन जी तो यहाँ सब के लिए सेम है और कोई रेसिस्टेंस भी नहीं है क्योंकि वैक्यूम है, तो सभी एक ही साथ पहुँचेगा। फिर से बोल रहा हूँ, टाइम जो रिक्वायर होता है वो किस पे रहता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे रहता है, छोटा जी। और ये तो सबके लिए सेम है, तो सभी एक साथ पहुँचेगा। समझ में आया? फिर मैंने सो फिल्म वाला चीज़ बताया था कि वाटर में कभी भी दिन में दिखेगा कलर वलर, तो आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया था, याद है उस दिन? यही है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है क्या? एक फेनोमेना है जिसमें दो वेव जो है, ठीक है, मिल के एक वेव बनाएगा, या तो लोअर होगा या तो फिर वो हाइयर होगा एम्पलीट्यूड का। ठीक है, मेनली जो दिखता है वो ऑप्टिकल इंटरफेरेंस जो हम लोग को दिखता है सोप बबल वगैरह पे, यही चीज़ बोल रहा है। दो वेव मिल के जो एक रिजल्टेंट वेव बनेगा, या तो वो ज़्यादा बढ़िया बनेगा और या फिर कम, मतलब उसका लेवल कम होगा। नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, तो उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इतना नाम जान लीजिए। इंटरफेरेंस है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, कहाँ गया? 10 नंबर। ठीक है, अब देखिए, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज, क्या है? मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज। इसमें क्या करिएगा? मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस में आपको याद है मैंने बताया था, क्या बताया था? मास नंबर क्या होता है? तो सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। मास नंबर बराबर सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। मास नंबर बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, वही एटॉमिक नंबर पूछता, तो एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ क्या पूछ रहा है? मास नंबर पूछ रहा है, तो मास नंबर क्या हो जाएगा? सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, अगर आपसे एटॉमिक नंबर बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक, और वही मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। ठीक है, सीमेंट का जो है मेन इंग्रेडिएंट कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन, CaCO3। लाइमस्टोन CaCO3, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जिप्सम का फॉर्मूला आपको बताना है, CaSO for 2H2O या CaSO for that half H2O, सिलिका SiO2। ठीक है, मैं इसलिए ये सब चीज़ छोड़ देता हूँ ताकि आप एक बार देखिएगा तो आपका रिवाइज हो। जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ब्लीचिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, क्विक लाइम का, स्लैग्ड लाइम का, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं है, इसको सबका फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, 13 नंबर, आइसोटोप्स डिफर कैसे होता है, आपको पता है आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास। तो आइसोटोप में क्या अंतर होगा यार? मास नंबर का। ठीक है, मास नंबर का। ठीक है, क्लियर कट, समझ में आ गया होगा। एटॉमिक नंबर सेम होता है, डिफरेंट मास नंबर, खत्म। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में स्टे टुगेदर, तीनों रहते हैं तो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, तीनों रहते हैं तो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, तीनों रहते हैं तो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। ठीक है,
ट्रिपल पॉइंट का अगर और डेफिनेशन देखिएगा, बढ़िया सा डेफिनेशन अगर आप मतलब वो चाहिएगा कि क्या होता है, तो आप इसको और इसमें प्रेशर को भी जोड़ दीजिएगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस जो है तीनों एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में, इसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, ग्राफ से इसको समझा जा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट और क्या होता है? बॉक्साइट होता है। बचपन से ही पढ़ते आ रहे, रिपीटेड है, 3 बार पूछ चुका है, तो भाई फायदा उठाना। ठीक है, बॉक्साइट। वही कैलामाइन है, कैलामाइन किसका और है? जिंक का। गैलेना लीड का। कैल्सियाइट रॉकी मटेरियल होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट। 16 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग हैज pH मोर देन 7? 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा 7 से ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, क्लियर कट, समझ में आ गया होगा, बेसिक है ये सब चीज़। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड करता है। लिटमस जो लेते हो कहाँ से मिलता है? लाइकन से मिलता है। 17 नंबर, कौन सा इनकरेक्ट है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, इसको अभी रुक जाते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल सही। आइसोटोप आर यूज एंड न्यूक्लियर फ्यूल, सही है। अब देखिए ये स्टेटमेंट सही है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, यहाँ तक ठीक है। भाई न्यूक्लियस के अंदर में तो क्या रहता है? ये हो गया पूरा एटम, इसके अंदर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यही इसको बैलेंस करके रखते हैं। तो इसके अंदर में भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? गलत गलत गलत, पहला गलत, पहला गलत। ठीक है, क्लियर कट। एटॉम 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 एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि अंदर में क्या है? प्रोटॉन है, प्लस साथ में न्यूट्रॉन है, बाहर में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर कट। 18 नंबर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है। कॉटन इज सुटेबल फॉर यूज क्लॉथिंग इन समर बिकॉज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, सही है। पॉलीकार्बोनेट कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए होता है, सही है। एक्रेलिक इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, नहीं 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 नहीं, आर्टिफिशियल सिल्क एक्रेलिक को नहीं कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क रेयन होता है। क्या होता है? रेयन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिफिशियल सिल्क होता है रेयन। फिर यहाँ से देखिए, टेफ्लॉन इज नॉन स्टिकी, बिल्कुल सही। ये याद रखिए, जो ऑप्शन सही है ना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। एक्रेलिक को नहीं बोलते आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन को बोलते हैं। ग्रेफाइट डायमंड हमने पढ़ लिया है, क्या होता है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सेम केमिकल रिएक्शन में कैसे चल जाएंगे, वही चीज़ बोल रहा है, ये गलत है। दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं सॉरी शिट, क्या बोल रहा हूँ? दे हैव द सेम, पूछ रहा है, ट्रू है। दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नहीं। एक का sp2 होता है, डायमंड का sp3 होता है, डायमंड टेट्राहेड्रल है। दे हैव द सेम हार्डनेस, गलत, डायमंड हार्ड होता है ज़्यादा। दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, नहीं। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। एंड दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, हाँ, रिएक्शन के लिए सेम जाते हैं। ठीक है, तो 19 का 4। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, ए शिट मैन, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? मेजर कंपोजिशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। अगर और पूछता तो प्रोपेन भी। ठीक है, एक ऑप्शन में दिया है तो ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन ब्यूटेन ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन है। प्रोपेन दिया हुआ है ना, हाँ, तो प्रोपेन भी होगा। और मोर देन वन है तो दोनों हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, आंसर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, अब आ जाइए बायोलॉजी पर, बायोलॉजी पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, वाटर पासेज फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स। वाटर कहाँ से कहाँ गया? सॉइल से कहाँ गया? रूट में। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? ऑस्मोसिस। क्या कहा जाएगा? ऑस्मोसिस। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? आपको पता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ गया, जो क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप थ्योरी, डिक्सन जॉली के द्वारा। ट्रांसपीरेटरी पुल थ्योरी आपको पता है, नीचे से पानी ऊपर की तरफ जाता है, जो एक लंबा सा प्रेशर, सक्शन प्रेशर लगता है, वो ट्रांसपीरेशन। एब्जॉर्प्शन तो रूट हेयर से होता है। ऑस्मोसिस आपको पता है क्या होता है। ठीक है, यही जो हम लोग अभी, जिसका आंसर हो गया ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या हो गया? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस हो गया लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो कल को आपको कंसंट्रेशन के भी टर्म में पूछ दे तो लो टू हाई, वही डिफ्यूजन पूछेगा तो हाई टू लो। ठीक है,
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूजुअली कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस। पता है आपको बैक्टीरिया के एक्शन से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूजफुल सब्सटेंस जो होता है उसमें जो कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? अगर बैक्टीरिया का यूज करते हैं तो याद रखिएगा बायोरेमीडिएशन। फिर देखिए क्वेश्चन आएगा, बोलिएगा ये टर्म पढ़ा नहीं था तो फिर देखिएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। बायोरेमीडिएशन क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, ठीक है। बायोरिमेडिएशन किसका ब्रांच है? बायोटेक्नोलॉजी का। लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है, कंटामिनेंट्स और पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाइट टाइम में नहीं बोला जाता है कि पेड़ के नीचे बैठने के लिए, क्यों? आपको पता है कि वो क्या रिलीज करते हैं? CO2। दिन में क्या करते हैं? O2, ठीक है, सिंपल सा है, ये सब में कोई दम ही नहीं है। इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन सॉइल डेफिशिएंट इन, तो आपको मैंने बताया था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो सॉइल में ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं? पूरा नाइट्रोजन खींच लेते हैं, तो प्लांट में क्या हो जाएगा? इसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सीधा। स्टेम ऑफ ए प्लांट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, इट आल्सो हेल्प इन, ठीक है। तो देखिए स्टेम एक्चुअली होता क्या है, तो ये लिंक बनाता है किसमें? रूट लीफ फ्लावर में, ठीक है। प्लांट को सपोर्ट करता है, बहुत सारा फंक्शन भी करता है, जैसे स्टोरेज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है, किस में हेल्प करता है, तो करीब करीब सब हो गया, ठीक है। तो आंसर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस में करता है, शेपिंग में करता है, स्टोरिंग में करता है, तो आंसर ऑल, ठीक। इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट आल्सो इन, देखिए बोल रहा है कि जब ब्लड जो देते हैं एक दूसरे को तो उस टाइम में कंपैटिबल मतलब ए वाला याद है ना आपको, ए वाला बी वाले को नहीं दे रहा है, बी वाला इसको नहीं दे रहा है, वो इसको नहीं दे रहा है, सबके लिए जो एक वो होता है। तो आपको पता है कि O नेगेटिव जो है, O नेगेटिव वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, वही AB जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहता है। आपको ये सब मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ बता दिया था कि कौन सा एंटीजन है। अगर किसी पे एंटीजन A है तो एंटीबॉडी क्या होगा? B। तो ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय एंटीजन, तो जिस पे जो एंटीजन रहेगा, एंटीजन क्या होता है? जो बाहर से आके हमला करता है, ठीक है, और उसके खिलाफ जो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो जिसका ब्लड ग्रुप A है उसको कौन कौन दे सकता है ब्लड? A और O वाला। जिसका B है उसको B और O वाला। जिसका AB है उसको AB भी दे सकता है, A भी दे सकता है, B भी दे सकता है, O भी दे सकता है, क्योंकि AB क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और जिसका ब्लड ग्रुप O है उसको O वाला देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ट्रांसफ्यूजन में ब्लड मस्ट बी कंपेटेबल नॉट इन द ब्लड टाइप बट आल्सो इन द, तो RH फैक्टर में होता है। अब देखिए होता क्या है, बताता हूँ। ट्रांसफ्यूजन क्या है ना, एक रूटीन जो है मेडिकल प्रोसीजर है जो कि ब्लड के लॉस को रिप्लेस करता है, ठीक है। मतलब हम लोग जो बाहर से ब्लड देते हैं तो ब्लड जो यूज करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में वो कंपेटिबल ब्लड टाइप से नहीं बल्कि RH फैक्टर से भी होना चाहिए। अब RH फैक्टर है क्या? RH फैक्टर एक टाइप का एंटीजन है, ठीक है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना तो RH प्लस अगर किसी का है तो RH प्लस वाले को RH प्लस ही ब्लड दिया जाएगा, और RH नेगेटिव है तो उसको दिया जाएगा, अदरवाइज उसका डेथ जो है वो पॉसिबल है। इतना मान के रखिए ना कि RH प्लस फैक्टर होता है, ठीक है, र्यूमेटाइड करके कुछ नाम है वो। अब कोई बंदा RH पॉजिटिव है तो उसको जो ब्लड का जो टाइप दिया जाएगा वो RH प्लस ही दिया जाएगा। अगर उसको गलती से आपने RH माइनस दे दिया तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो इसलिए पूछा जाता है। तो ट्रांसफ्यूजन में ब्लड टाइप के साथ साथ RH फैक्टर पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? तो वेरी सिंपल सा, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ब्रेन। कहाँ? ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ? ब्रेन, ठीक है। मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ग्रोथ ऑफ द फीटस को चेक करने के लिए कौन सा? अल्ट्रासाउंड। पहले बोलते थे ना अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, आप उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो मैंने बताया, अभी बताया, ए भी है, डोनर O, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निमोनिया किसका इन्फेक्शन है? आपको पता है कि छोटे बच्चों को मेनली होता है लंग्स में होता है, ठीक है, लंग्स में बैक्टीरिया और फंगस के कारण हो जाता है, ठीक है। कफिंग और स्नीजिंग से भी ये फैल जाता है, ठीक है। तो हमारा आज का कहानी ख़त्म हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। लिखते जाइए, समझते जाइए, आपका काम आसान बनता जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।